16 सितंबर 1987 एक विराट मेले जैसा दिन था। कोर्ट की ओर से इस अवसर पर जमा होने के लिए मनाही का ऑर्डर आ चुका था और सरकारी वाहन भी बंद कर दिए गए थे। इसके बावजूद लोग प्राइवेट वाहनों में सवार होकर दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। वैसे तो रोज 100 के करीब श्रद्धालु पहुंचते थे, लेकिन वह दिन खास था। 2.5 से 3-3.5 लाख लोगों की भीड़ थी, यानी इतने लोग कि 2-3 किलोमीटर लंबी रैली बन जाए सड़क पर। 800 के करीब होमचे वाले आ गए, जिनके पास खिलौने थे, खाने पीने का सामान था, सोवेनिर्स थे, और थी पूजा की थाली जिसमें नारियल अगरबत्ती के साथ साथ में थी गोद में पति का सर लिए चिता पर बैठी मुस्कुराती हुई 18 साल की रूप कंवर की फ़ोटो। कहते हैं रूप कंवर की इस फोटो की कोई 30,000 कॉपीज़ बिकी थी। ये रूप कंवर की 13वीं का दिन था। चुनरी चढ़ाए जाने का वो उत्सव होने वाला था। सोने की जरी वाली 4,000 रुपये की चुनरी को रूप कंवर के भाइयों ने एक त्रिशूल पर ओढ़ाया और सती माता की जय के नारे दूर दूर तक लगने लगे। नमस्कार, मैं हूं सुजाता और स्वागत है आपका TCH पर मेरे शो फेमिनिज्म वाला F में। आज हम बात करेंगे सती प्रथा पर और इसके इतिहास पर। 4 सितंबर 1987 को राजस्थान के एक गांव देवराला में 24 साल के माल सिंह की मौत के बाद उसकी 18 साल की पत्नी रूप कंवर 4,000 लोगों की भीड़ के बीच सती हो गई। 8 महीने हुए थे दोनों की शादी के और कहा जा रहा था कि यह रूप ने अपनी मर्जी से किया था, जबकि पूरे देश में बुद्धिजीवी और शिक्षित लोग इस कांड की निंदा कर रहे थे। एक अखबार जनसत्ता उसका संपादकीय सती के समर्थन में आया, क्योंकि ऐसा चुनाव हजारों में कोई एक ही औरत करती है, इसलिए ये गर्व का विषय है। प्रभाष जोशी उस समय जनसत्ता के संपादक हुआ करते थे। सती प्रथा का यह आखिरी नोन केस है, लेकिन हैरानी की बात यही है कि इसके बाद समाज में ऐसी बातें निकलकर सामने आईं जैसे यह 1987 की बात नहीं हो, बल्कि ये सन 1820 की बात हो। बताती हूँ कैसे। उससे पहले ये बता दूँ कि सती प्रथा पर आज बात क्यों, जबकि आज ये प्रथा एग्जिस्ट ही नहीं करती। असल में आजकल कई लोगों पर इतिहास को सुधारने का भूत सवार है। अनपढ़ हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हों या किसी यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर ही क्यों ना हों। अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक लेक्चरर की ऐसे ही फेसबुक पर एक पोस्ट पढ़ रही थी, जिसमें वो कहना चाह रहे थे कि असल में भारत में सती प्रथा कोई सच्चाई नहीं थी, ये मुगलों और अंग्रेज़ों का चलाया हुआ एक छूट था ताकि धर्मांतरण कराया जा सके। सती प्रथा को नकार देना नया था। अभी तक तो इसे जस्टिफाई ही किया जाता रहा। इतिहास के कुछ फर्जी योद्धा कहते रहे कि सती जैसी बर्बर प्रथा मुगलों के आने पर शुरू हुई, क्योंकि मुगल शासकों से अपनी बहन बेटियों की रक्षा करना मुश्किल हो गया था। आम लोग सच में तफ्तीश करने नहीं जाएंगे। जो बहुत प्रचारित किया जाएगा मान लेंगे, लेकिन पढ़े लिखे स्वार्थियों का कुछ नहीं हो सकता। इतिहास को डिस्टॉर्ट करने में उनकी जो भूमिका है वो माफ़ करने लायक नहीं है। क्लास में अपने भाषण में कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन एग्ज़ाम में अव्वल आने के लिए उसे तथ्यात्मक और तर्कसंगत बात ही कहनी होगी। हो सकता है IAS होने के बाद कोई संघी इतिहास की झूठी फैक्ट्री का कर्मचारी हो जाए, लेकिन UPSC पास करने के लिए तो उसे सही इतिहास ही जानना होगा। ये दोगलापन तभी आता है जब आप बार बार सुनते हैं, आपसे बार बार कहा जाता है कि किताबी बातों में और ज़िंदगी में फ़र्क होता है। ज़िंदगी किताबों से नहीं चलती, लेकिन किताबें बेहद ज़रूरी होती हैं। ज्ञान ही नहीं, आलोचनात्मक विवेक, क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण किताब है संविधान, और उसी से देश का चलना ज़रूरी है, वरना हर अन्याय के लिए आपको अपनी किस्मत को दोष देना होगा और हर अपराध पर अदालत से न्याय की उम्मीद नहीं, किसी सेठ से दया की भीख मांगनी होगी।
संविधान के ही विरुद्ध है गुजरात सरकार की वह मंशा भी जिसके तहत वो लव मैरिज के लिए माता पिता की रजामंदी को अनिवार्य बनाने का कानून लाना चाहते हैं। इसके बाद तो फिर क्या बचता है, बाल विवाह और सती प्रथा को भी लीगलाइज कर देना चाहिए। खैर, वापस आते हैं रूप कंवर सती कांड पर। चुनरी सेलिब्रेशन को 2 घंटे प्रीपोन कर दिया गया था ताकि पुलिस के इकट्ठे होने से पहले ही से पूरा किया जा सके। जिस दिन रूप सती हुई थी उस दिन भी 5-7 पुलिस वाले मौजूद थे वहां पर, लेकिन वो बस खड़े देखते रहे थे। इस घटना के 9 दिन बाद मुख्यमंत्री का निंदा करते हुए बयान आया। 1 महीने में मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया। आज मणिपुर को जलते 3 महीने हो गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इस्तीफा देने की सोच भी नहीं रहे हैं। अजीब वक्त में हम रह रहे हैं। रूप की सती होने के 2 हफ्ते बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिटेंडेंट का तबादला हो गया। रूप कंवर के ससुर को और पंडित को गिरफ्तार किया गया। ये और बात है कि वो जल्द ही बेल पर छूट गए। चुनरी सेरेमनी पर तो ससुर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दे रहे थे और रूप के मायके वालों ने 1001 ब्राह्मणों का भोज कराया था। आखिर उनकी बेटी ने एक महान बलिदान दिया था। सती होकर वो पति के स्वर्ग की राह को आसान कर गई थी। 1 अक्टूबर 1987 को राजस्थान सरकार सती प्रिवेंशन ऑर्डिनेंस लाई, जिसके चलते पब्लिक में ये सारे रिचुअल्स फॉलो करना, जुलूस निकालना, सती के नाम पर फंड और ट्रस्ट बनाना, ये सब अपराध हो गया। यानी सती का महिमा मंडन करना अपराध हो गया। सती करने के लिए प्रेरित करना या इसमें किसी तरह मदद करना भी जुर्म हो गया। तो कोई आपसे अगर कहे कि सती प्रथा तो 1829 में ही बैन हो चुकी थी, तो ये घटना ज़रूर याद कीजिएगा। अब अचानक 1987 1827 हो गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन रॉय कोशिश कर रहे हैं कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगे, लेकिन हिंदू संगठन स्वामी बाबा शंकराचार्य इसे सनातन पर हमला मानने लगे। पुरी के शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ ने इस अध्यादेश को लोकतंत्र का अपमान कहा। गोली मारो सालों को, ऐसे ऐसे जो नारे लगाते हैं, अगर उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा जाता है तब तो सती प्रथा को बैन करना ज़रूर लोकतंत्र पर हमला होगा। मतलब हत्या की भी स्वतंत्रता नहीं है इस देश में, तो कैसा लोकतंत्र। शंकराचार्य का तर्क था कि सती की सम्मति हिंदू शास्त्रों से मिली हुई है, इसलिए ये अध्यादेश हिंदू शास्त्रों के खिलाफ है। यानी हमें अपने धर्म का अनुपालन करने की कोई इजाज़त नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। सती को क्रिमिनलाइज करना धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। रूढ़िवादी राजपूतों ने सती धर्म रक्षा समिति बना ली। अक्टूबर मध्य में इस समिति ने 70,000 लोगों का एक जुलूस निकाला, जिसमें भगवा झंडे लेकर लोगों ने नारे लगाए, धर्म की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। इस दिन प्रण किया गया कि दिवाली पर सब अपना घर अंधियारा रखेंगे, दिया नहीं जलाएंगे और इससे भी बड़ी रैली निकालेंगे। ऐसे में एक स्वामी जो इनसे बिल्कुल अलग थे, उनको ज़रूर याद करना चाहिए, स्वामी अग्निवेश। स्वामी आर्य समाजी थे, समाज सुधारक थे, रैशनल थे, धर्मांध नहीं थे, जैसा कि आजकल बहुत सारे धर्मगुरु कहलाने वाले बहुत सारे बाबा लोग हो गए हैं। उन्होंने न सिर्फ इस सती कांड की निंदा की, बल्कि एंटी सती मूवमेंट चलाया और पुरी के शंकराचार्य को ये चुनौती भी दी कि आए सामने और शास्त्रार्थ करें कि कैसे सती को हिंदू शास्त्रों में मान्यता मिली है। लेकिन बड़ा मज़ेदार है कि जैसा आज होता है, जो ये नोटिस में लाता है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि यहाँ गलती है, जो ये बताता है कि यहाँ बुराई हो रही है, यहाँ अन्याय है, उसी को कसूरवार ठहरा दिया जाता है। वैसा ही कुछ हुआ। माहौल बिगाड़ने के अपराध में स्वामी अग्निवेश और उनके समर्थकों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। सती धर्म रक्षा समिति या पुरी के शंकराचार्य तो निरापद ही रहे। विडंबना है कि धर्म के नाम पर पगलाए लोगों को अक्सर सरकारें खुश करती हैं और रैशनल बातें करने वाले शांति और अनुशासन के लिए खतरा हो जाते हैं। तो रूप कंवर सती कांड के बाद उभरी बहसों में फिर से वही सारी बातें वापस आ गईं जो 1829 में सती प्रथा को बैन करते वक्त छिड़ गई थी। वो तमाम बहसें फिर से सामने आ गईं, जैसे कि ये कि सती क्या हिंदू परंपरा है और क्या हिंदू शास्त्रों में सम्मत है
या नहीं। इन बहसों में सती प्रथा को लेकर समर्थकों में शर्मिंदगी का कोई भाव नहीं था, जैसे कि हमेशा होता है। वे इसे मुगलों के नाम पर जस्टिफाई नहीं कर रहे थे। ये पढ़े लिखे या कुपढ़ों के हिस्से का काम था, जो कभी कभी लिबरल दिखाई देना पसंद करते हैं। अपने पति की चिता में जीवित ही जल जाने वाली विधवा स्त्री के लिए सती शब्द का इस्तेमाल बहुत बाद में शुरू हुआ। सती पुराणों में कोई विधवा स्त्री नहीं है, बल्कि वह ब्रह्मा के बेटे दक्ष की पुत्री थी, जिनका विवाह शिव से हुआ था। अपने पति के अपमान से आहत होकर उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर जान दे दी थी, जिस यज्ञ के आयोजन में उनके पति शिव को अपमानित करने के लिए दक्ष ने नहीं बुलाया था। पुराणों में ऐसी अनेक महिलाएं सती कहलाती हैं, जो पतिव्रता हैं लेकिन विधवा नहीं। न उन्होंने खुद को पति की चिता के हवाले किया। एक महिला सावित्री आती है पुराणों में, जो पति के साथ चिता में जलने की बजाय मृत्यु के देवता यम से बहस करके पति को जिंदा करा लाती है। तो सती सावित्री उस स्त्री को कहा जाने लगा जो हिंदू शास्त्रों के अनुसार एक पत्नी के ऊंचे नैतिक आदर्श, सर्वोच्च आदर्श का पालन करती है, उसका प्रदर्शन करती है, क्योंकि आत्मसमर्पण, आत्म बलिदान ही सबसे उच्चतम रूप है। इसलिए सती हो जाना हमेशा महिमा मंडित किया जाता रहा। प्राचीन साहित्य में और इतिहास में सती प्रथा के कई जगह संकेत मिलते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि सती प्रथा अंग्रेज़ों के आने के बाद शुरू हुई या मुगलों के बाद शुरू हुई, उन्हें थोड़ा इतिहास खंगालना चाहिए। हमारे ही इतिहासों में, पुराणों में ऐसे बहुत से संकेत मिलेंगे। जैसे महाभारत में माद्री का प्रसंग है, जिसने पांडु की चिता के साथ खुद को भस्म किया। कृष्ण की कुछ पत्नियां सती हुईं। कथा सरित सागर में, मृच्छकटिकम में इसके उल्लेख मिलते हैं। राजशेखर ने इस प्रथा के प्रचलित होने की बात कही। राजस्थान में तो सती के नाम के पत्थर और सती स्थल हैं ही। चोल वंश में भी इसके मिलने के उल्लेख हैं, लेकिन ये सभी छिटपुट उल्लेख बताते हैं कि सती प्रथा थी तो सही, बहुत प्रचलित नहीं थी। ये प्रथा शास्त्र सम्मत है या नहीं, ये फिर भी एक सवाल है। इसे पता करने के लिए फिर वही मुश्किल सामने आई, जिसका जिक्र पहले भी मैं कुछ एपिसोड में कर चुकी हूँ, कि हिंदू शास्त्र यानी कोई एक किताब है नहीं। तमाम तरह की श्रुतियाँ हैं, वेद हैं, स्मृतियाँ हैं, पुराण हैं। किसे प्रमाण माने और किसे नहीं, सब एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। कहीं एक ही चीज़ की मान्यता है, कहीं उसी चीज़ को नकार दिया गया है। अलग अलग जातियाँ हैं, अलग अलग प्रथाओं का वो पालन करती हैं। इसलिए कभी भी निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सका कि इस हिंदू ग्रंथ में सती को मान्यता प्राप्त है और इसी ग्रंथ को सब हिंदू, चाहे वो किसी भी जाति के हो, मानते हैं। ब्राह्मणों के लिए तो सती प्रथा वैसे भी निषिद्ध थी। ये भी माना गया कि क्योंकि ब्राह्मणों के ही रचे हुए ये सारे ग्रंथ थे, तो उन्होंने खुद को इससे बचा लिया था, अपनी स्त्रियों को इससे बचा लिया था। शुरुआत हुई थी क्षत्रियों से, ऐसा ही माना जाता है। बाद में चलकर और जातियों ने भी देखा देखी सती प्रथा को अपनाया, लेकिन हर समुदाय में यह दो तरह की स्त्रियों के लिए निषिद्ध ही था। एक वो स्त्रियां जो गर्भवती हों और दूसरी वो जिनके बच्चे छोटे हों। साफ तौर पर वेदों में तो सती की अनुमति है ही नहीं। उसके बाद आया कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मनुस्मृति, उनमें भी इसकी कोई सम्मति नहीं है। बल्कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो विधवा स्त्री के नियोग से संतान प्राप्ति की ही बात नहीं कहता, बल्कि वो विधवा स्त्री के पुनर्विवाह की भी बात करता है। याज्ञवल्क्य स्मृति जो पहली और तीसरी शताब्दी के बीच लिखी गई, उसमें विधवा स्त्री को एक पुत्रहीन पुरुष जो उसका पति मर चुका है, उसकी संपत्ति की पहले वारिस माना गया। लेकिन विष्णु स्मृति पति की मृत्यु के बाद ब्रह्मचर्य अपनाने का महत्व बताती है। छठी शताब्दी के आसपास चीज़ें बदलना शुरू होती हैं। उस समय रचित वेदव्यास स्मृति दो ऑप्शंस देती है, ब्रह्मचर्य का भी और सती होने का भी। साथ ही पति की चिता के साथ जल जाने को ब्रह्मचर्य से ऊपर भी रखती है। लेकिन जिन ग्रंथों में स्पष्ट तौर से सती करने की बात कही गई, वे है तैत्तरीय संहिता, जिसे नारायणीय उपनिषद में कोट किया गया है, और 7वीं शताब्दी में आकर आंगिरस में स्पष्ट तौर पर सती ही विधवा स्त्री के लिए एकमात्र ऑप्शन बताया गया है।
तो ये एक क्रोनोलॉजी है। प्राचीनतम ग्रंथों में विधवा पुनर्विवाह की इजाज़त है। उसके बाद वैधव्य के साथ ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया गया, सेलिबेसी को। फिर ब्रह्मचर्य के साथ सती होने का ऑप्शन दिया गया। फिर सिर्फ चिता में जलने का ऑप्शन ही बाकी रखा गया, क्योंकि उसी से पति को स्वर्ग की प्राप्ति होनी थी। यही सर्वोच्च आदर्श था। और अंततः आंगिरस में स्पष्ट कह दिया गया कि पतिव्रता की इससे बढ़कर कोई ड्यूटी नहीं है कि वह पति की जलती हुई चिता में कूद पड़े और साथ ही जलकर भस्म हो जाए। असल मामला था पति की मौत के बाद औरत की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करने का। इसलिए पहले उसे ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया गया, लेकिन उपदेश मात्र से तो चौकीदारी नहीं की जा सकती। उसे रोकने का एक ही सबसे कारगर तरीका था कि उसका जीवन ही खत्म कर दिया जाए। न जिंदगी रहेगी, न कामनाएं पैदा होंगी, न परिवारों की बदनामी होने का कोई चांस रहेगा। जौहर भी ऐसा ही एक तरीका था जो सो कॉल्ड पवित्रता को बनाए रखने का एक ठहरा था। पंडिता रमाबाई पहली ऐसी शिक्षित ब्राह्मण महिला थीं जिन्होंने खुलकर ब्राह्मणवाद की आलोचना की। अपनी किताब हिंदू स्त्री का जीवन में वो लिखती हैं कि सती के प्रमाण 6ठी शताब्दी से ही मिलने लगते हैं। जैसा एक विधवा स्त्री का जीवन बना दिया गया था, उसके बाद एक स्त्री के पास सबसे बेहतर चुनाव यही बचता था कि वो आत्महत्या यानी सती कर ले खुद को। विधवा स्त्री के जीवन के बारे में बात करते हुए पंडिता लिखती हैं, कौन सी स्त्री होगी जो अपने कोमल व चमकदार बालों से प्यार नहीं करती, जिन बालों से प्रकृति ने उसके सिर को सजाया है। एक हिंदू स्त्री सोचती है कि अपने बाल खोना मृत्यु से भी बदतर है। 14-15 वर्ष की लड़कियां मुश्किल से ही इस बात का कारण जानती होंगी कि क्यों उन्हें उनकी हर पसंदीदा चीज़ से वंचित किया जा रहा है। इन लड़कियों के चेहरे पर हमेशा उदासी रहती है और उनकी आंखें अश्रुपूर्ण होती हैं। वे एक अंधेरा कोना खोजकर खुश होती हैं जहां अपने चेहरे को छुपा सकें, जैसे उन्होंने कोई शर्मनाक काम किया हो। एक युवा विधवा के लिए ये असामान्य बात नहीं है कि स्वयं के किसी व्यवसाय के बिना जो उसके दिल व दिमाग को संतुष्ट कर सके, उस अपमान और संदेह जिसका वह सतत शिकार बनती है को सहने से इनकार कर दे तथा अपने जेल जैसे घर से भाग सके। लेकिन यदि वह इससे बाहर निकलती भी है तो वो कहाँ जाएगी। 1829 में 1829 में जब सती प्रथा को बैन किया गया, उस समय बंगाल में सती किए जाने की घटनाएं बहुत बढ़ गई थीं। इसे शास्त्र सम्मत बताकर ब्राह्मण डर का कारोबार चला रहे थे। सहारा लिया गया ऋग्वेद का। कहा गया कि ऋग्वेद का एक श्लोक है जिसमें ये बताया गया है कि वे स्त्रियां जो विधवा नहीं है, जिनके अच्छे पति हैं, वे आगे आएं और तेल मक्खन डालें चिता में, और ये जो आभूषणों से सजी हुई माताएं हैं वे पहले बिना दुख और आंसू के वेदी पर जाएं। असल खेल था इस श्लोक का अंतिम शब्द, जिसे योनिमग्रे की बजाय किसी नकल नवीस ने शायद या किसी व्याख्याकार ने इसे, किसी टीकाकार ने इसे योनिमग्ने यानी अग्नि में प्रवेश करो कह दिया, या जानबूझकर इसे ऐसा पढ़ा जाता रहा। जो भी हुआ, लेकिन असल में तो बिना ऋग्वेद पढ़े समझे ही इसका इस्तेमाल बरसों किया जाता रहा कि सती की आज्ञा ऋग्वेद में दी गई है। जबकि इस श्लोक का अर्थ करते हुए मैक्स मूलर और पंडिता रमाबाई दोनों ने कहा कि विधवा स्त्री को ये आदेश देता है कि उठो, आगे आओ, जमीन पर बैठी रो मत, उस पति के प्रति सब कर्तव्य पूरे करो जिसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था और तुम्हें मातृत्व सुख दिया था। इस अर्थ को ब्राह्मण झूठा कहते रहे। आज भी हिंदू धर्म के बहुत से पैरोकारों से आप पूछ लीजिए कि उन्हें धर्म का कितना ज्ञान है, शायद ही वो बता पाएं। अपनी अधूरी समझ, भय के कारोबार और स्वार्थों के चलते न जाने कितनी चीज़ों को तोड़ मरोड़ दिया गया। इसी वजह से राजा राम मोहन रॉय को सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन करते हुए सबसे पहले हिंदू धर्म के ऐसे ही स्वयंभू ठेकेदारों से भिड़ना पड़ा। राजा राम मोहन रॉय ने संस्कृत, फारसी और अरबी साहित्य की ही नहीं पढ़ा था, बल्कि इन भाषाओं को वो साधिकार बोल भी सकते थे। इसमें कोई शक नहीं कि वो वेल रिड थे। उन्होंने ज़रूर सती को बैन करने के बारे में अपने से पहले हुए जो प्रयास थे उनके बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा। जॉब चार्नॉक कलकत्ता की जॉन कंपनी की शुरुआत करने वाले अंग्रेज। जॉन कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ही है। उन्होंने एक हिंदू महिला को सती होने से बचाया था और फिर शादी की उससे, क्योंकि उसके परिवारजन उसे वापस स्वीकारने को तैयार नहीं थे।
जॉब चार्नॉक सती प्रथा के विरोधी हो गए। कहते हैं राजा राममोहन रॉय ने अपने बड़े भाई की पत्नी को जबरन सती किए जाते देखा था। जब वह चिता से भागने की कोशिश कर रही थी, परिवार वालों ने बांस की डंडियों से उसे वापस धकेला। लेकिन बहुत से स्कॉलर ये भी कहते हैं कि ये सब राजा राममोहन रॉय ने देखा नहीं था, या ये संदेहास्पद है। संभवतः उन्होंने ये सुना होगा। हम नहीं जानते कि उन्होंने ये देखा, सुना या जॉब चार्नॉक से प्रभावित हुए, या 1818 में 544 विधवाओं में से कुछ की ऐसी दारुण मृत्यु के वो गवाह रहे और दुखी हुए। लेकिन हाँ, उन्होंने खुद को सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। सबसे पहले सती के विरुद्ध स्वर अकबर का सुनने को मिलता है। सती प्रथा के बारे में अबुल फजल की आईने अकबरी में अकबर का ये कथन मिलता है कि ये बेहद अजीब है कि पुरुष अपनी पत्नियों के माध्यम से मुक्ति की तलाश करें। बहुत संभव है कि उन्होंने ये टिप्पणी अपने ही प्रिय कमांडर इन चीफ राजा मान सिंह की 1664 में प्राकृतिक मृत्यु के बाद उनकी 1500 पत्नियों और उपपत्नियों के सती हो जाने की घटना के बाद किया हो। हिंदू से मुसलमान हो गए कुछ लोग अपने साथ ये प्रथा भी ले गए। ऐसा कश्मीर में एक कांड कहा जाता है, जब जहांगीर के समय एक 12 साल की मुस्लिम विधवा बच्ची को जिंदा ही दफना दिया गया। जहांगीर भी अपने पिता की तरह सती के खिलाफ थे। उनका आदेश था कि कोई भी परिवारजन विधवा स्त्री को सती होने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। औरंगजेब भी सती के खिलाफ थे, लेकिन मुस्लिम रूल में सती के विरुद्ध कोई सख्त कानून नहीं बनाया जा सका। मराठों में भी पेशवा बाजीराव, वही मस्तानी बेगम के साथ जिनका नाम लिया जाता है, उन्होंने सती पर रोक लगाई थी। ये और बात है कि बाद में एक पेशवा ने ये रोक हटा दी। डच, पुर्तगाली, फ्रेंच सभी उपनिवेशकों ने अपने अपने इलाकों में सती पर रोक लगाई थी। ऐसे में सती करने वाले उस इलाके के बाहर जाकर इस काम को अंजाम देते थे। अंग्रेज़ों के वक्त एक अजीब किस्म की स्थिति बनी थी। सती प्रथा के खिलाफ अंग्रेज़ अफसर स्पष्ट बोलकर कानून बनाकर धर्म के ठेकेदारों से पंगा नहीं ले सकते थे, और इधर राजा राममोहन रॉय जैसे प्रगतिशील लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, जो अपने धर्म के लोगों के खिलाफ जाकर अंग्रेज़ों का साथ देते तो अपने लोगों के बीच अविश्वसनीय हो जाते, गद्दार कहे जाते। और ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। कुरीतियों के खिलाफ खड़े लोग हमेशा हर समय में गद्दार कहे जाते रहे हैं। महात्मा फुले को भी लोकमान्य तिलक का गुट हमेशा अंग्रेज़ों का स्टूज कहता रहा। शायद इसी वजह से राजा राममोहन रॉय लॉर्ड विलियम बेंटिक के बुलावे पर उनसे मिलने नहीं गए थे। कौन थे विलियम बेंटिक? उनका जन्म सितंबर 1774 यानी 1774 को इंग्लैंड में हुआ था। 16 साल की उम्र में उन्होंने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन की। 1803 में मद्रास का गवर्नर बना के उन्हें भेजा गया। इसी कार्यकाल में वह वेल्लोर का प्रसिद्ध विद्रोह हुआ था। इसका नतीजा ये हुआ कि 1807 में उनको वापस बुला लिया गया, लेकिन ब्रिटिश आर्मी में वो बने रहे और हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी बने रहे। 1828 में उन्हें फिर से बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। मार्च 1935 तक वो गवर्नर जनरल रहे। 1937 में फ्रांस में उनकी मृत्यु हो गई। विलियम बेंटिक उन अंग्रेज़ अफसरों में से थे जो भारत के प्रति एक उदार और संवेदनशील रवैया रखते थे। सती प्रथा को देखकर कई अंग्रेज़ और मिशनरी हैरत में पड़ गए थे कि कैसी निर्दयता से किसी को जिंदा आग में जलाया जा सकता है, और उसका तमाशा ही नहीं देखा जाता बल्कि उसका उत्सव मनाया जाता है। लेकिन बेंटिक कुछ करना चाहते थे। उन्हें पता लगा कि राममोहन रॉय इसके लिए एक आंदोलन चला रहे हैं। ऐसे हिंदू जो कहते थे कि सती को रोकना हिंदू परंपरा के खिलाफ है, उनके लिए राममोहन रॉय बांग्ला में लेख लिखते थे और बताते थे कि शास्त्रों में इसकी सम्मति नहीं है। अंग्रेज़ों के लिए वो इन्हीं लेखों का अनुवाद अंग्रेज़ी में कर देते थे। ऐसा ही उन्होंने एक लेख लिखा जो 30 नवंबर 1818 को छपा, और इसका शीर्षक था अ कॉन्फ्रेंस बिटवीन एन एडवोकेट फॉर एंड एन ओपोनेंट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ बर्निंग विडोज अलाइव। 1821 में सरकार ने सती प्रथा पर ब्लू बुक तैयार की। ब्लू बुक तो आप जानते होंगे, जिसमें किसी एक विषय से संबंधित सारा हिसाब किताब, सारा लेखा जोखा उसका रहता है। तो ये ब्लू बुक तैयार हुई जिसमें अब तक सती पर दिए गए सारे सरकारी इंस्ट्रक्शंस शामिल थे, और 1815 से 1818 के बीच कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना, बनारस, बरेली के सती के आंकड़े भी थे।
कोशिशें तो काफ़ी समय से चल रही थी कि सती को रोका जाए। 1789 में शाहबाद के कलेक्टर मिस्टर M.H. ब्रूक ने एक एप्लीकेंट को सती की इजाज़त देने से मना कर दिया और लॉर्ड कॉर्नवालिस से इसका अप्रूवल भी मांगा कि वो ठीक कर रहे हैं या नहीं। कॉर्नवालिस ने सती को रोकने को अप्रूव तो किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि रोकने की कोशिशें इसे और बढ़ाएंगी। 1805 में भी बिहार में मिस्टर J.R. एल्फिंस्टोन ने एक 12 साल की लड़की को सती होने से बचाया था, लेकिन हिंदू समाज के ठेकेदारों से प्रतिक्रियाओं का भय उन्हें भी था, तो उन्होंने लॉर्ड वेल्सली को लिखा। वेल्सली फैसला नहीं ले पाए और इसे निज़ामत अदालत में भेज दिया। निज़ामत अदालत ने जॉन कंपनी के ऑफिशियल पंडित घनश्याम शर्मा से कंसल्ट किया। उन्होंने इसे स्त्री के इस ऑप्शन को चुनने की बात पर समेट दिया। बुंदेलखंड के मजिस्ट्रेट ने भी 1812 में गवर्नर जनरल को लिखा कि वे सती को रोक पाने में असमर्थ हुए हैं और उनसे सलाह भी मांगी। इधर कुछ ब्राह्मण थे, रोमेश चंद्र दत्त जैसे, जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। वे भी सती को एक भद्दी प्रथा के तौर पर देख रहे थे। इस पूरे माहौल में हिंदू ठेकेदारों को लगा कि कहीं सती के खिलाफ कोई कानून सच में बन न जाए, तो इस एंटिसिपेशन में 1812 में, 1815 में और 1817 में हिंदू याचिकाएं गवर्नर जनरल को पहुंची कि सती के खिलाफ सलाहों को मान्य नहीं किया जाए। इसका जवाब लिखा राजा राम मोहन रॉय ने और उनके सुधारक साथियों ने एक काउंटर पिटीशन के जरिए अगस्त 1818 को गवर्नर जनरल को पेश किया। एक पत्रिका निकालते थे राजा राम मोहन रॉय, संवाद कौमुदी। उसमें उन्होंने पूरा कैंपेन चलाया था, न सिर्फ सती के खिलाफ बल्कि औरत और मर्द की बराबरी की हिमायत करते हुए भी। 1822 में राम मोहन रॉय ने एक और पैम्फलेट जारी किया जिसका शीर्षक था मॉडर्न एनक्रोचमेंट ऑन द एंशिएंट राइट्स ऑफ फीमेल्स अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को लग रहा था कि राम मोहन रॉय जैसे नेटिव्स जो देशी लोग हैं और प्रगतिशील हैं, उनके चलते शायद जागरूकता फैलेगी और ये बुराई अपने आप खत्म होगी। लेकिन 1823 में उनके रिटायर होने के बाद इसका नोटिस किसी ने नहीं लिया। एक महिला थी मिसेस फैनी पार्क्स, जो 24 साल एक तीर्थयात्री की तरह भारत में घूमी थी और ब्रिटेन लौटकर 1828 में उन्होंने लिखा था, Force is employed in the act of immolation. The use of force by means of bamboos is, as we believe, universal through Bengal. यानी सती करते वक्त बांस की डंडियों से का इस्तेमाल किया जाता है, फोर्स यूज़ किया जाता है सती को जलने के लिए। 1819 से 1825 के बीच 500 से 650 मामले सती के रिकॉर्ड हुए, जो अलार्मिंग था। 4 जनवरी 1828 को लॉर्ड एमहर्स्ट ने कहा, धीरे चलो, ये प्रैक्टिस अपने आप चली जाएगी। असल में उन्हें रिटायर होना था और वो कोई भी बवाल नहीं पालना चाहते थे। इनके बाद आए लॉर्ड विलियम बेंटिक। वे तमिल स्टाइल में तहमत पहनते थे और इस कदर हिंदुस्तानी रंग में रंगे जा रहे थे कि उनके अपने अधीन जो हिंदू पक्का साहब काम करते थे ना, उन्हें भी वो खटकते थे। सबसे पहले उन्होंने अपने ही 49 अधिकारियों में सती के बैन लगाने पर राय मांगी। जब बहुमत सती बैन के पक्ष में आया तो उन्होंने राजा राम मोहन रॉय से मीटिंग के लिए बुलावा भेज दिया। ये बड़ा मज़ेदार प्रसंग है। बेंटिक ने राम मोहन रॉय के पास अपना एक पीए भेजा मीटिंग के लिए इनवाइट करते हुए, लेकिन राम मोहन रॉय ने मना कर दिया। शायद उन्हें भी यही लगा होगा कि उन पर उनके अपने देशवासी ये आरोप लगाएंगे कि अंग्रेज से मिलकर अपने ही धर्म के लोगों के खिलाफ साजिश कर रहा है। लेकिन बेंटिक निराश नहीं हुए। अगले दिन इस लिखित संदेश के साथ उन्होंने बुलावा भेजा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक विल बी ऑब्लाइज्ड इफ़ यू विल काइंडली सी हिम। इस बार राम मोहन रॉय ने मना नहीं किया और विलियम बेंटिक से मिलने चले गए। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई इसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हाँ 27 जुलाई 1829 1829 के इंडिया गैजेट में ये रिपोर्ट आई कि एक प्रख्यात देशी फिलैंथ्रोपिस्ट जिसने लंबे समय से इस महान प्रश्न यानी सती के प्रश्न पर अपने देशवासियों का नेतृत्व किया है,
उसको इस पर अपने विचार लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है और बाद में गवर्नर जनरल द्वारा उसके विचारों का पूरा सम्मान किया गया। जैसा कि हमें पता चला है, उसने अपना विचार व्यक्त किया है कि वह ऐसे रिवाज को ख़त्म करने की तीव्र इच्छा रखता है जो इतना घृणित है और कलंकित है। असल में राम मोहन रॉय ने कहा था कि बैन से बेहतर है कि परसुएड किया जाए बार बार इस बात को, और धीरे धीरे ये ख़त्म होगा। बेंटिक इसे सप्रेस करना चाहते थे। फाइनली 8 नवंबर 1829 को लंदन में कंपनी के डायरेक्टर्स को मिनट्स सौंपे गए। 12 दिसंबर 1829 को समाचार चंद्रिका में छपा कि राम मोहन रॉय ने सरकार को मिसलीड करके ये कानून पास करवाया है। 19 दिसंबर 1829 को 800 हिंदुओं ने इसके खिलाफ एक पिटीशन भेजा गवर्नर जनरल को। 14 जनवरी 1930 को 12 हिंदू लीडर बेंटिक से मिलने गए। बेंटिक ने उनका स्वागत किया, बात सुनी और सरकार का व्यू समझाया। ये भी बताया कि वे किंग इन काउंसिल को अपील कर सकते हैं। 17 जनवरी को उन लोगों ने मिलकर धर्म सभा बनाई और किंग इन काउंसिल को अपील भेजने का निर्णय किया। 11,260 रुपये का चंदा भी इकट्ठा किया गया। दूसरी तरफ 16 जनवरी 1930 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बुद्धिजीवियों ने एक सभा बुलाई और बेंटिक को आमंत्रित करके सम्मानित किया कि उन्होंने सती प्रथा नाम के कलंक से उन्हें निजात दिलाई है। आरएसएस भी और लिबरल, लेफ्टिस्ट, रिवाइवलिस्ट सब आपको दिख गए होंगे इस पूरी कहानी में। मुझे भी ऐसा ही लगा कि फॉर्मली आरएसएस बनने से कई साल पहले आरएसएस बनने की कवायद शुरू हो चुकी थी। हर प्रोग्रेसिव कानून पर धर्म सभाएं बनाना और धर्म की रक्षा का दावा करना, ये सोचना कि स्त्री महज एक ऑब्जेक्ट है, जैसा उसके बारे में फैसला लिया जाएगा वैसा उसे करना होगा, ये सोचना कि धर्म का सारा भार हमारे ही कंधों पर है, हम ही एकमात्र जानकार हैं और बाकी सब दुश्मन है हिंदू धर्म के, हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब बातें आज की नहीं है, 100, 150, 200 साल पुरानी है। सती पर इस पूरे प्रकरण में सिर्फ एक एंगल मिसिंग है और वो है स्त्री की एजेंसी का। सुधारक हो या बिगाड़क, अक्सर यही भूल जाते हैं कि जिसके बारे में बात की जा रही है वह असल में धर्म, देश, राजनीति से इतर अपना एक अस्तित्व रखती है। इसी अस्तित्व को पाने की लड़ाई औरतों ने खुद शुरू की, लेकिन निस्संदेह राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महात्मा फुले ऐसे पुरुषों का योगदान उसमें कम नहीं है। समस्या सिर्फ इतनी ही है कि जिस समय उपनिवेशवादियों को ये लग रहा था कि उनको उद्धार करके, स्त्रियों का उद्धार करके उनको ये बताना है कि कैसे जिन लोगों को उन्होंने अपनी प्रजा बनाया है उनकी कितनी बुराइयां वो दूर कर रहे हैं, उन पर भला कर रहे हैं, उनका उपकार कर रहे हैं। ऐसा ही एक दृष्टिकोण प्रगतिशील सुधारक पुरुषों का भी था, जिनके लिए ये अपनी छवि का सवाल था। उपनिवेशक के सामने, उन इतिहासकारों के सामने, जेम्स मिल जैसे इतिहासकारों के सामने जो भारत आके भारत का इतिहास लिख रहे थे और दर्ज कर रहे थे कि यहाँ सती प्रथा जैसी कितनी घिनौनी प्रथाएं हैं, बाल विवाह है और न जाने कैसी कैसी स्त्रियों के साथ होने वाले दुराचार हैं। ऐसे सुधारकों को उन तमाम इतिहासकारों और दुनिया के तमाम बुद्धिजीवियों के सामने अपनी छवि के साफ होने के लिए, अपनी छवि के लिए वो चिंतित थे, परेशान थे। ये एक ऐसा स्ट्रगल था, एक ऐसा द्वंद्व था उपनिवेशवादियों के बीच में और समाज सुधारक प्रगतिशील पुरुषों के बीच में, जिसके बीच में स्त्री का जो एंगल था, स्त्री का जो उसकी जो एजेंसी थी वो हमेशा मिसिंग रही। इस स्त्री के एजेंसी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी एक किताब है, बल्कि एक छोटा सा निबंध है ताराबाई शिंदे का स्त्री पुरुष तुलना। ये 1882 में छपा था और ये ऐसे तमाम भारतीय पुरुषों की आलोचना करता है जो पढ़े लिखे अंग्रेज़ों के साथ रहे, उनकी सभाओं में रहे, उनके जैसे मॉडर्न हुए, लेकिन उन्होंने कभी भारतीय स्त्री को न शिक्षित होते देखना चाहा, न आधुनिक होते देखना चाहा। ज़रूर पढ़िए, ये बहुत छोटा सा निबंध है और अंग्रेज़ी में भी इसका अनुवाद मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए मेरे साथ फेमिनिज्म वाला FTCH पर।